फिर मान लो आपको जी वैगन लेना है, या फिर हार्ले डेविडसन की एक बाइक है फैट बॉब वो लेना है, ठीक है, मर्सिडीज की है जी वैगन, ठीक है, बहुत फेमस कार है वो और कलर के आसपास की आती है, और फिर हार्ले डेविडसन की जो फैट बॉब है वो भी लगभग 25 से 30 लाख की आती है। आप पूरी प्रॉब्लम को ऐसा होल देख रहे हो तो आपको लग रहा है वो तो हो ही नहीं सकता, तो इम्पॉसिबल है, कहाँ वो कहाँ। क्या करो, उस पूरी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दो और हर पीसेस को सॉल्व कर लो। पहले क्या रोड मैप बना लो, क्या मुझे चाहिए ये बनने के लिए, फिर जो रोड पे में आपके की पॉइंट आते जाए उसको सॉल्व करते चले जाओ और इन द होल आप वो बन जाओगे जो आप चाहते हो। तो सिंपली क्या किया आपने, एक बड़ी सी कोई प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया और छोटे पीसेस को सॉल्व कर लिया, फिर जो आंसर्स आ गए उनको मिला के इसको दो लीनियर इक्वेशनों में तोड़ सकते हैं। अगर मैं ये वाली टर्म गायब कर दूंगा तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई, क्योंकि अब इसकी डिग्री कितनी है 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई, मतलब इसका होना बहुत जरूरी है। क्या इसको गायब कर दूंगा तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी? बिल्कुल रहेगी। इसको अकेले कर दूंगा तब हाँ तब भी रहेगी। इन दोनों को गायब कर दोगे तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। मतलब इन दोनों टर्म्स का होना या ना होना कोई भी फर्क नहीं डालेगा, लेकिन हाँ ये वाली टर्म जो है इसका होना बहुत जरूरी है। क्वाड्रेटिक हे फोक्स, तो अभी तक हम देख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हिस्ट्री क्या है या फिर ओरिजिन स्टोरी क्या है, किस तरीके से किन किन लोगों ने कैसे कैसे कंट्रीब्यूट किया और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम आज पढ़ते हैं वो कैसे इवॉल्व हुई है। तो इस वाले लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, उसका मीनिंग क्या है और उसको हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? कोई भी रियल लाइफ की प्रॉब्लम हमने जब उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो उसमें किसी एक वेरिएबल की जो पावर रेस की हो वो एग्जैक्टली 2 की हो, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए। सिंपल टर्म में बोलें तो किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री अगर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म इस तरीके से कुछ दिखती है, ax² प्लस bx प्लस c सिंपली। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए इसमें कौन सी टर्म होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अगर मैं ये वाली टर्म गायब कर दूंगा तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई, क्योंकि अब इसकी डिग्री कितनी है 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई, मतलब इसका होना बहुत ज़रूरी है। क्या इसको गायब कर दूंगा तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी? बिल्कुल रहेगी। इसको अकेले कर दूंगा तब हाँ तब भी रहेगी। इन दोनों को गायब कर दोगे तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। मतलब इन दोनों टर्म्स का होना या ना होना कोई भी फर्क नहीं डालेगा, लेकिन हाँ ये वाली टर्म जो है इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहली वाली जो टर्म होती है x² वाली, उसका कॉफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये 0 नहीं होगा तो x² वाली टर्म होगी ही होगी, चाहे 1 ही क्यों ना हो यहाँ पे, ठीक है। x² जब होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या है? इसमें कितने वेरिएबल यूज हुए हैं? इसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज हुआ है, कौन सा? x। एक वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है कि एक ही इक्वेशन काफ़ी है। तो एक इक्वेशन काफ़ी है हमें सॉल्व करने के लिए कि हमारा x का एक आंसर आ जाए या फिर 2 आंसर आ जाए या फिर जितने भी आंसर आने होते हैं। तो एक ही इक्वेशन काफ़ी है हम एक x के जितने भी आंसर आने वाले हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो सिंपली हमें ये तो पता लग गया कि एक इक्वेशन काफ़ी है एक वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। इसकी डिग्री कितनी है 2। 2 का मीनिंग क्या हो गया? इसमें जितने भी वेरिएबल यूज़ हुए हैं, कितने वेरिएबल यूज़ हुए हैं? सिर्फ x ही तो यूज़ हुआ है, तो उसके कितने आंसर आने वाले हैं? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 आंसर आने वाले हैं, ठीक है। सिंपली अब 2 आंसर तो आएंगे, उन्हें सॉल्व कैसे करोगे? तो इसके काफ़ी तरीके होते हैं। आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ठीक है, सिंपली, या फिर स्प्लिट द मिडिल टर्म कर सकते हो, या फिर ग्राफ पे प्लॉट करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढ सकते हो, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हो, या फिर ज्योमेट्रिकल अप्रोच लगा सकते हो। लेकिन अभी आप ऐसे समझो कि आप मैथमेटिशियन हो और उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अभी तक जितनी भी मेथड्स मैंने बताए हैं आपको, या फिर आपने पहले लेक्चर में देख रखे हो या क्लास में कहीं सुन रखे हो, उन सबको भूल जाओ। मान लो आपको कुछ भी नहीं पता, जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है हमें सिर्फ इतनी ही नॉलेज है कि हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें अभी कुछ भी नहीं आता है। तो एक मैथमेटिशियन किस तरीके से सोचेगा कि मुझे इसके आंसर निकालने हैं, उसको ये तो पता लग जाएगा कि 2 आंसर आने वाले हैं, पर सॉल्व कैसे करेगा? अगर उसके पास लीनियर इक्वेशन होती, जितना अभी उसको पता है कि 2x + 3 = 4 ऐसे करके कुछ होती, तो क्या करना होगा उसको? सिंपली ये वाले वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल है इसमें तो एक इक्वेशन काफ़ी है सॉल्व करने के लिए, इसको यहीं रोक लो, बाकी सबको इक्वल टू के उधर ले जाओ, क्योंकि सारे के सारे कांस्टेंट हैं, सब सॉल्व होके कोई ना कोई एक नंबर दे देंगे। मतलब 2x = 4, ये 3 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2x कितना हो गया 1, तो सिर्फ x कितना हो गया 1/2, यानी x का एक आंसर आ गया। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान है। अभी तक हमें ये पता है कि हम लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। मान लो 2x² + x = 3 है, x के 2 आंसर आने वाले हैं, तो क्या ऐसे ही सॉल्व नहीं हो सकता कि हम x को एक साइड में रोक लें? नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि 2 टर्म है ये अलग अलग, ठीक है। अगर इधर 2 टर्म होती ना x वाली तो हम प्लस कर देते उसको, क्योंकि वो सेम पावर की हैं, लेकिन ये लाइक टर्म नहीं है। लाइक टर्म मतलब x तो है दोनों में, लेकिन पावर जो है वो अलग अलग रेज हुई है, हम इनको प्लस नहीं कर सकते। जब प्लस नहीं कर सकते तो हम कौन सा वाला x इधर रोकेंगे? ठीक है, चलो 2 इधर डिवाइड में ले भी जाओगे वो डायरेक्ट ले जा नहीं सकते तुम, क्योंकि अभी ये प्लस का है, ठीक है।
2 ले जाने का मतलब ये सबसे डिवाइड कर दोगे, चलो ठीक है, तुमने 2 यहाँ से 2 गायब कर दिया, लेकिन फिर भी ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहीं पे रह गया। यानी ये तरीका तो नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो फिर क्या तरीका हो सकता है? ठीक है, ओके तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक मैथमेटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? हमें क्या लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आती है? आती है। क्या क्वाड्रेटिक उस तरीके से सॉल्व हो रही है? नहीं हो रही है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्या कर सकते हैं? तो हमने पढ़ रखा है कि किसी भी इक्वेशन में अगर हम सेम नंबर से डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन दोनों तरफ करेंगे अगर, तो कुछ भी इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमने की भी है बहुत सारी इक्वेशनों को ट्रांसफॉर्म, तो इस इक्वेशन को हम सिंपली ट्रांसफॉर्म तो कर सकते हैं। यानी इसकी पावर जो रेस 2 की है, अगर हम x से डिवाइड कर देंगे तो सिंपली ये लीनियर इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन तो बना सकते हैं, लेकिन इस इक्वेशन के हिसाब से तो x के 2 आंसर आने हैं, लेकिन एक लीनियर इक्वेशन का तो एक ही आंसर आता है। लीनियर का मतलब डिग्री 1 का मतलब हर एक वेरिएबल का एक आंसर, तो लीनियर इक्वेशन का तो एक आंसर आएगा, लेकिन इसके तो 2 आने थे। इसका मीनिंग ये होगा कि हम इसको 2 लीनियर इक्वेशनों में तोड़ सकते हैं। अगर आपके ये समझ में नहीं आ रहा है हम ये क्या कर रहे हैं, या फिर आप एज अ मैथमेटिशियन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ला पा रहे हो, तो ऐसे समझो, आपके पास कोई रियल लाइफ में बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर आप उसको पूरी तरीके से एकदम टूट पड़ोगे सॉल्व करने के लिए, तो शायद सॉल्व ना हो, ओवरवार्मिंग हो जाएं आप, और टेंशन में आ जाएं, डिप्रेशन में आ जाएं। इसलिए तरीका ये होता है कि रियल लाइफ में भी ये किया करें। ठीक है, आप कोई एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लें और हर एक पीसेस को सॉल्व करें, और फिर बाद में जाके कंबाइन कर दें उसको। ठीक है, इसे डिवाइड एंड कॉन्कर रूल भी कहा जाता है, कंप्यूटर साइंस में तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है टर्मिनोलॉजी। तो सिंपली क्या किया आपने, एक बड़ी सी कोई प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया और छोटे पीसेस को सॉल्व कर लिया, फिर जो आंसर्स आ गए उनको मिला के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया। इसको रियल लाइफ से कैसे समझोगे? मान लो आपको हैमबर्गर या फिर पिज्ज़ा वगैरह कुछ बनाना है, ठीक है, आपको नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो आप अगर एज अ पूरी होल प्रॉब्लम देखोगे तो ओवरवार्मिंग हो सकता है कि यार मैं कैसे बनाऊंगा, क्या होगा। लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दो, क्या सिंपली क्या चाहिए आपको, कोई एक यूट्यूब पे वीडियो या फिर गाइड चाहिए। एक आपको गाइड मिल गया या फिर यूट्यूब पे वीडियो मिल गई, तो पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया कि आपने क्या किया, एक यूट्यूब की वीडियो ढूंढनी है, उसमें से इंग्रेडिएंट लिखना है और लेके आना है जो इंग्रेडिएंट नहीं है, फिर ओवन में या फिर गैस स्टोव पे जो भी है जहाँ पे भी आप कुक करोगे उसे कुक कर लेना है। तो एक बड़ी सी प्रॉब्लम थी, आपको पिज्ज़ा बनाना था, आपने एक वीडियो सेलेक्ट की, वीडियो सेलेक्ट हो गई है, उसके बाद इंग्रेडिएंट आप लेके आए जो नहीं है आपके घर पे, उसके बाद गैस स्टोव पे या ओवन में जाके आपने उसको कुक किया, फिर पिज़्ज़ा बन गया सिंपली। या फिर मान लो आपको जी वैगन लेना है, या फिर हार्ले डेविडसन की एक बाइक है फैट बॉब, वो लेना है। ठीक है, मर्सिडीज़ की है जी वैगन, ठीक है, बहुत फेमस कार है वो, ऑर्डर कलर के आसपास की आती है। और फिर हार्ले डेविडसन की जो फैट बॉब है वो भी लगभग 25 से 30 लाख की आती है। तो सिंपली आपको वो बाइक लेना है, आपका सपना है, ठीक है, हर किसी का सपना होता ही है सुपर बाइक का या फिर सुपर कार का सिंपली। तो एक बड़ी प्रॉब्लम है ये कि मैं कैसे लूँगा, इतनी ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँगा सिंपली। तो आप क्या करोगे, इसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ दोगे कि मेरे पास स्किल्स क्या हैं, मेरे पास अभी स्किल्स क्या हैं, क्या उसके बाद आपको स्किल्स पहचान लिया आपने, उसके बाद देखोगे क्या मैं इस स्किल से इतने पैसे कमा सकता हूँ सिंपली, क्या इसमें स्कोप है या नहीं है। आपको मान लो सिनेमेटोग्राफी आती है, फिल्मोग्राफी आती है, या फिर डांस आता है, एक्टिंग आती है, या पढ़ाई में अच्छे हो, किसी सब्जेक्ट में अच्छे हो, आप ढूंढोगे क्या इसमें इतने पैसे कमा सकता हूँ। अगर कमा सकते हो तो क्या करोगे, आप उसकी स्किल को और शार्प करोगे और फिर जॉब के लिए अप्लाई करोगे, या फिर जो भी फ्रीलांसिंग वगैरह करनी है आप करोगे और पैसे कमाओगे। और थोड़ा टाइम का एस्टिमेशन होगा कि इतने टाइम के बाद इतने पैसे कमाने हैं, फिर आप वो कार ले लोगे जो भी आपको लेनी है। या फिर ये करोगे कि अगर स्किल में स्कोप नहीं है तो आप वो स्किल ढूंढोगे जिसमें बहुत स्कोप है। ठीक है, इसमें स्कोप है, आप उस चीज़ के बारे में पढ़ोगे, स्किल एक्वायर करोगे, जॉब के लिए अप्लाई करोगे, या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, फिर उसको सेल जो भी करना है आपको पैसे कमाओगे और फिर ले लोगे। तो आप क्या कर रहे हो रियल लाइफ में कि कोई एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ रहे हो, हर पीसेस को इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हो, तब बड़ी प्रॉब्लम भी कॉन्कर की जा सकती है। और ऐसा ही रियल लाइफ में आपको करना चाहिए। किसी एक बड़ी प्रॉब्लम को एकदम से बहुत बड़ी प्रॉब्लम मत देखो। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, उसमें टैक्स से रिलेटेड चीज़ें से आयरन मैन वगैरह वाली सीन हो तो बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, या फिर एथिकल हैकिंग वगैरह वाले आपने कोई सीन देख लिया कि बहुत कूल लगता है आपको, उससे बहुत इंस्पायर होते हो। लेकिन एकदम से देखते हो अरे कहाँ यार एथिकल हैकिंग या फिर हैकिंग हम कैसे सीख सकते हैं, या फिर आयरन मैन जैसे कैसे बन सकते हैं। आप पूरी प्रॉब्लम को एज अ होल देख रहे हो तो आपको लग रहा है अरे वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो इम्पॉसिबल है, कहाँ वो कहाँ हम। क्या करो, उस पूरी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दो और हर पीसेस को सॉल्व कर लो। पहले क्या क्या रोड मैप बना लो, क्या क्या मुझे चाहिए ये बनने के लिए, फिर जो रोड मैप में आपके की पॉइंट आते जाएं उसको सॉल्व करते चले जाओ और इन द होल आप वो बन जाओगे जो आप चाहते हो। तो सिंपली आप इसमें क्या कर रहे हो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको सिंपली 2 छोटी छोटी लीनियर इक्वेशंस में तोड़ रहे हो। लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, कोई ए एक्स होगा प्लस बी होगा, सिंपली ये होगी, या फिर ए एक्स होगा प्लस बी होगी। ठीक है, इस तरीके से आप सी लिख दो, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या किया कि आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 लीनियर इक्वेशनों में तोड़ दिया।
अब लीनियर इक्वेशनों को तोड़ना ही एक्चुअल में कहते हैं हम फैक्टराइजेशन। देखो फैक्टराइजेशन क्या होता था, 10 है, अगर मुझे 10 के फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करते हो, 5 × 2 कर देते हो। मैंने क्या किया, 5 और 2 में इसको तोड़ दिया, तो इसको फैक्टराइजेशन प्रोसेस किया कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 में तोड़ दिया हमने, अभी हमें 2 की जरूरत है, तो हमने 2 में तोड़ दिया, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कि हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर मैं इसका आंसर निकालूंगा जो भी होगा, और इसका जो आंसर निकालूंगा जो भी होगा, वो एक्चुअल में इसका ही आंसर होगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व करना आती है, लेकिन उसी तरीके से अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तब आंसर नहीं आ रहा है। हम एज अ मैथमेटिशियन सोच रहे हैं कि अभी हमें कोई तरीका पता नहीं है, हमें खुद का तरीका बनाना है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन वाले तरीके से तो सॉल्व हो नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, इस बड़ी प्रॉब्लमों को 2 छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ देंगे। हम इन दोनों को छोटी प्रॉब्लम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 लीनियर इक्वेशनों में तोड़ दिया, और लीनियर इक्वेशन हमें सॉल्व करना आती हैं, यानी ये वाली प्रॉब्लम जो है हमारे लिए सॉल्वेबल है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक आंसर आएगा, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक आंसर आएगा। एक्चुअल में वो जो 2 आंसर आए हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर हैं। आपके दिमाग में आ सकता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो बड़ी सी प्रॉब्लम है, हमने उसको लीनियर इक्वेशनों में तोड़ दिया, उसको फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। फैक्टर करके 2 लीनियर इक्वेशनों में तोड़ा और लीनियर इक्वेशनों को सॉल्व कर लिया। जो उन लीनियर इक्वेशनों के आंसर हैं वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर क्यों है, क्वेश्चन तो यही है कि उसके आंसर क्यों हो रहे हैं। तो इस तरीके से समझो, मान लो हमारे पास ये एक इक्वेशन है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने 2 लीनियर इक्वेशनों में तोड़ दिया उसको इस तरीके से, ठीक है। तोड़ने का मीनिंग क्या है, फैक्टराइजेशन कर दिया हमने। अगर दोबारा से इन लीनियर इक्वेशनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाएंगी। अब मान लो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालने हैं, यानी स्पेशल आंसर निकालना है या फिर रूट निकालना है। रूट का मीनिंग क्या होता है, पूरी इक्वेशन जो जीरो बना दे। हमें क्या करना है, ये बड़ा वाला बॉक्स जो है इस पूरे को जीरो बनाना है। इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। 2 तरीका मीनिंग 2x की वैल्यू से बना सकते हैं। हमें कैसे पता 2x की वैल्यू से बना सकते हैं, क्योंकि डिग्री 2 है, जितनी डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम जीरोज होते हैं या फिर आंसर्स होते हैं। स्पेशल आंसर ही 0 है, ठीक है। तो जीरोज कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे, यानी x की 2 वैल्यू से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 बन सकती है। तो वो x की 2 वैल्यू क्या होंगी, ये 2 जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी। तो सिंपली हमने लीनियर इक्वेशनों में तोड़ा। अब ये बताओ, अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से भी करूं तो आंसर क्या आएगा, 0 आने वाला है। अब मैंने 2 बॉक्स की मल्टीप्लाई की है आपस में, वही तो मैंने फैक्टराइजेशन किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई की है। अब मैं 0 कैसे बना सकता हूँ, 2 तरीके से 0 बना सकता हूँ। या तो इस वाले बॉक्स में 0 रख दूँ, यहाँ कुछ भी रख दूँ, या फिर मैं दूसरे वाले बॉक्स में 0 रख दूँ, यहाँ पे कुछ भी रख दूँ। यानी इस वाले बॉक्स में 0 रखने का मीनिंग ये हो गया, इस पूरी लीनियर इक्वेशन की जीरोज निकालना। इस लीनियर इक्वेशन के कितने जीरोज आएंगे, 1 0 आएगा। क्यों, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 1। जितने डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम जीरोज आते हैं। तो सिंपली इस लीनियर इक्वेशन के 0 निकालो, या फिर इस लीनियर इक्वेशनों के 0 निकालो, ठीक है। वो एक्चुअल में इसके ही 0 होने वाले हैं, और 0 मल्टीप्लाई 0 करोगे तब भी 0 होगा। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 0 कैसे आ सकते हैं, इसका 0 और इसका 0। 0 एक स्पेशल आंसर ही तो है, यानी इस लीनियर इक्वेशन का आंसर एक इसका आंसर हो गया, इस वाली लीनियर इक्वेशन का आंसर इसका आंसर हो गया। इसके 2 आंसर कहां से आए, 2 लीनियर इक्वेशनों से आए, ठीक है। सिंपली इस तरीके से ये वर्क करती है। तो अभी तक के लेक्चर की समरी क्या है, सिंपली हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग ये हो गया 2 डिग्री होगी। 2 डिग्री का मीनिंग जो वेरिएबल यूज हुआ है उसके 2 आंसर आने वाले हैं। हम एज अ मैथमेटिशियन सोच रहे हैं कि हमें कोई भी तरीका नहीं पता है, बिल्कुल नई नई मैथ आई है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश की तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस तरीके से सॉल्व नहीं हुई। तो हमने क्या किया, ये सोचा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बड़ी सी प्रॉब्लम को 2 लीनियर इक्वेशनों में कन्वर्ट कर लो और फिर लीनियर इक्वेशनों को सॉल्व कर लो। जो लीनियर इक्वेशनों के आंसर होंगे वही क्वाड्रेटिक इक्वेशनों के आंसर होंगे। यानी हमें तरीका मिल गया कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उस टाइम के मैथमेटिशियनों ने क्या सोच के वो फैक्टराइजेशन तरीका अपनाया होगा। तो सिंपली हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई हैं, इसको हम लीनियर इक्वेशनों में कन्वर्ट करें और फिर उसको सॉल्व कर लें। क्या सिर्फ यही तरीका है? तो ऐसे देखो, मान लो ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसके x के 2 आंसर निकालने हैं। देखो उस टाइम पे क्या दिक्कत हो रही थी, जब हम उस टाइम पे देख रहे थे कि 2 अलग अलग टर्म है, प्लस हो नहीं सकते, ठीक है, प्लस का साइन है लेकिन प्लस नहीं हो सकती, तो x कौन सा वाला रोकें, और पहली बात तो पावर भी अलग अलग है, तो वहां पे वो दिक्कत हो रही थी। इस वाले केस में क्या हो रहा है, 2x की टर्म है ही नहीं,
तो इसमें आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, कोई फैक्टराइजेशन नहीं करना है। जो अभी हमने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, दो इक्वेशनों में, यहाँ करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है जरूरत, यहाँ पे देखो, मान लो मैं सिर्फ x यहाँ रोक लूँ और मुझे स्क्वायर गायब करना है, तब क्या करूंगा, इधर भी अंडर रूट लगाऊंगा और इधर भी अंडर रूट लगाऊंगा। इसके अंडर रूट से जो स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन उधर वाला अंडर रूट ऐसे ही रह जाएगा। यानी x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 25 होने वाली है। यानी x इज इक्वल टू एक बार प्लस का 5 होने वाला है और x इज इक्वल टू एक बार माइनस का 5 होने वाला है। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसमें हमने x के दो आंसर निकाल लिए, प्लस के 5 और माइनस के 5। इसको ऐसे समझ लो रियल लाइफ प्रॉब्लम से कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, उसका एरिया 25 मीटर स्क्वायर का है। ठीक है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होंगी, एरिया निकलेगा x इंटू एक्स करके, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। तो बताओ साइड कितने की है, तो ये दो आंसर आए हैं। ये दो आंसर क्यों आए हैं, देखो अगर एक साइड 5 की है दूसरी वाली प्लस 5 की है, तो दोनों प्लस 5 की है तो 25 हो जाएगा। यानी हाँ ठीक है, ये वाला आंसर ठीक है। तो फिर ये नीचे वाला आंसर क्यों आया, देखो माइनस का 5 रखोगे, ठीक है, और माइनस का 5 रखोगे, माइनस का 5 भी प्लस का 25 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी दोनों के दोनों 25 बना रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस जो होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो हमें पता है ये पॉजिटिव वाला आंसर हम अपना लेंगे और ये वाला हम जो है अबॉर्ड कर देंगे, इसको क्विट कर देंगे, ये नहीं मानेंगे कि ये बेकार आंसर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बट ये दो आंसर आए क्यों, तो ये अभी तक के मैथमेटिशियनों को पता ही नहीं है ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दूसरा आंसर आता है वो क्या बता रहा है, कुछ तो कहना चाह रहा है वो, पर अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जो दो आंसर आते हैं उनमें से हम हमेशा एक आंसर को उठाते हैं, क्योंकि एक आंसर मिल गया हमारा काम हो गया। दूसरा वाला आंसर जो है क्या बताना चाह रहा है, क्या उसका मीनिंग है, अभी नहीं पता हमें। ठीक है, जब पता लग जाएगा तब बता देंगे। तो सिंपली क्या हुआ, इस वाली इक्वेशन को कोई हमें फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ा। इसमें देख लो, इसमें फैक्टराइजेशन कर सकते हो तो सिंपली कर सकते हो। क्या करोगे, इसमें से कॉमन ले सकते हो, हाँ ले सकते हैं। इन दोनों में देखोगे अगर तो x और 2 कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना ही होता है। तो 2x को इस टर्म से डिवाइड करोगे तो सिर्फ अंदर x ही तो बचेगा, 2x डिवाइड करोगे तो प्लस का 1 ही तो बचेगा। अब यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हो, सिर्फ 3 मतलब प्लस का 3। जब 3 कॉमन ले लोगे तो x बचेगा, यहाँ पे प्लस 1 बचेगा। तो ये क्या कर दिया हमने, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो अभी तक तो हमें सब लीनियर इक्वेशन दिख रही हैं। अब कॉमन ले सकते हो, देखो ये एक टर्म है अपने आप में, ठीक है, और ये एक टर्म है अपने आप में। इस टर्म में से कोई कॉमन वाली चीज़ है, यहाँ है x+2 पूरा सेम है दोनों में, तो हमने x+1 कॉमन ले लिया। जब इस वाली टर्म में से कॉमन लिया तो यहाँ से गायब हो गया, सिर्फ 2x बचा। ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान बीच में, 2x बचा। और जब इसमें से x+1 लिया तो यहाँ पे सिर्फ प्लस का 3 बचा, प्लस का 3। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने ये कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कैसे कन्वर्ट कर दिया, एक x+1 है और एक 2x+3 है। इसके आंसर निकाल लेना, इसका आंसर निकाल लेना, वो एक्चुअल में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर होने वाले हैं। चलो ठीक है, अगर सिंपली एक x² वाली टर्म है और कोई दिया हुआ है, हम डायरेक्टली अंडर रूट लगा के सॉल्व कर लेंगे। अगर 4 टर्म दी हुई है, हमने कॉमन लेके सॉल्व कर दिया। अब इस वाली में कैसे सॉल्व करोगे, आप सोच सकते हो, इसमें भी तो कॉमन ले सकते हैं। अगर आप लेने की कोशिश करोगे, यानी x से डिवाइड करने की कोशिश करोगे, कॉमन लेके x कॉमन ले लो, मान लो x कॉमन लिया। कॉमन लेने का मीनिंग डिवाइड करना, हर एक टर्म से डिवाइड करोगे तो ये x बचेगा, ये प्लस का 1 बचेगा, लेकिन इसमें से भी तो कॉमन लेना पड़ेगा तुम्हें। तो क्या करोगे, 8/x हो जाएगा। कॉमन लेने का मीनिंग डिवाइड करना। ठीक है, जब 8/x हो गया तो एक बेसिक रूल हमें पता लग गया, जो हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं अभी, फर्स्ट चैप्टर से लेके 4th चैप्टर ये चल रहा है, उसमें एक रूल तो पता है कि x की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे x की पावर नेगेटिव हो गई, क्योंकि x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी। -1 होने का मतलब है ये पॉलिनोमियल ही नहीं रही। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ देखो, सारी इक्वेशन है नॉर्मल फैक्टराइज नहीं हो सकती। देखो इसको तो फैक्टराइज करने की जरूरत पड़ी नहीं, इसमें फैक्टर्स मिल रहे थे, यानी कॉमन मिल रहे थे, तो हमने लेके फैक्टराइजेशन कर लिया। लेकिन ये फैक्टराइज नहीं हो पा रही है डायरेक्ट, तो कोई और तरीका अपनाएंगे। फिर हल्के हल्के जब मैथ बढ़ते रही तो एक तरीका आया, इसको हम SMT कहते हैं। SMT का मीनिंग क्या होता है कि स्प्लिट द मिडिल टर्म। यानी अगर हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज का मीनिंग क्या हो गया, एक बड़ी सी प्रॉब्लम जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसे 2 लीनियर इक्वेशनों में आपको तोड़ना है। तो 2 लीनियर इक्वेशन कैसे बनाओगे, अगर कुछ इक्वेशनों में तो बना दोगे डायरेक्ट, लेकिन कुछ इक्वेशन नहीं बनेगी। जिसमें नहीं बन रही है उसमें SMT लगा के देख सकते हो। शर्त नहीं है कि SMT सब में लग जाएगी, क्योंकि कुछ इरेशनल नंबर अगर आने लगे, मतलब √2 अगर आंसर आने लगे, तो हम SMT वहाँ पे सॉल्व, ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं होगी, पर हमारा दिमाग उसको सॉल्व नहीं कर सकता। हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं कि √2
√2 मल्टीप्लाई √2 जो होगा नॉर्मल 2 होगा, प्लस करके √4 हो जाएगा, इस तरीके से। तो एसएमटी ऐसा भी नहीं है हमेशा वर्क करेगी, ठीक है। तो सिंपली इसमें हम क्या करेंगे, एक तरीका लगाएंगे जिसको हम एसएमटी कहते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म। वो किस तरीके से वर्क करता है और क्यों वर्क करता है वो हम अभी देख रहे हैं। ओके, तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने से पहले इसको जनरल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ax² + bx + c, यानी कांस्टेंट टर्म इधर होगी तो हम पहले इधर ले आएंगे। तो क्या बन जाएगी टर्म x² - 3x - के 10 = 0 कर दो, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो लीनियर इक्वेशनों में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कैसे तोड़ेंगे, सिंपली एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर मैं x को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ -3 बचेगा, यहाँ -10/x बचेगा, जो कि पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। तो ये तरीका नहीं हो सकता, कोई और तरीके से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन मतलब दो लीनियर इक्वेशनों में तोड़ेंगे। तो हमने देखा अभी कि कुछ इक्वेशनों में जिसमें 4 टर्म थी यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे हम नॉर्मली कॉमन लेके फैक्टराइजेशन कर ले रहे थे और दो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जा रही थी। यहाँ पे 3 टर्म है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नई टेक्निक लगाएंगे जिसको हम SMT कहते हैं। SMT का फुल फॉर्म होता है स्प्लिट द मिडिल टर्म। सिंपली हमें स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को। इसके स्टेप क्या होते हैं, पहले स्टेप में आप क्या करो, x² के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो है नंबर उसकी मल्टीप्लाई करो। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना होगा, 10 होगा। अब सिंपली तुम्हें क्या करना है, स्प्लिट करना है किसको, मिडिल टर्म को, यानी मिडिल टर्म को तोड़ना है 2 हिस्सों में। अब किस तरीके से तोड़ोगे कि वो जो 2 नंबर यहाँ पे तोड़ के लिखो, प्लस माइनस करो दोबारा से यही बन जाए, मतलब मीनिंग अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करो तो 10 बने। इसके लिए क्या करोगे, आप 10 के फैक्टर लिखना स्टार्ट करोगे। 10 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 10 और 1, 10 × 1 भी 10 बनाएंगे, 5 × 2 भी बनाएंगे। इनके जब उल्टे कर दोगे तो 2 × 5 एंड 1 × 10, सिंपली यही फैक्टर्स होंगे। अब क्या करोगे आप कि इन दोनों को इस तरीके से तोड़ोगे कि जब आपस में मल्टीप्लाई करो तो 10 बने। तो ये देख लो ना कि 10 इन सब नंबरों से बन सकता है, तो इनमें से कोई नंबर ऐसा है जो -3 बना दे। देखो 10 - 1 करोगे तो 9 हो जाएगा, 5 - 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 - 5 करोगे तो -3 हो जाएगा। यानी ये वाले केस में हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी 3 को अगर मैं -5 और +2 लिखूं यहाँ पे x के साथ, तो क्या बन जाएगा दोबारा से, -3x -5x +2x, ये सेम ही तो है। यानी कि अगर मेरे पास 10 रुपये हैं, फॉर एग्जांपल ये बोल दूं अगर मैं, या फिर ये बोल दूं कि 20 / 2 रुपीज़ है, या फिर ये बोल दूं 5 के 2 नोट हैं, क्या इन तीनों में कोई फ़र्क है, नहीं है, सेम ही है, बस अलग अलग लिखने का तरीका है। ऐसा ही इसमें है कि -3x लिख दो या फिर -5x +2x लिख दो, दोनों सेम ही है। हमने सिर्फ स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को ताकि हम कॉमन ले सके, बाकी की सारी चीज़ें सेम लिख दो। x² - 10 = 0। अब इस चीज़ में आप देखोगे तो ये वही वाला पैटर्न बन गया इससे पहले जो हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें कॉमन लेके फैक्टराइजेशन किए जा सकते हैं। अब ये चीज़ देखो, अगर आपके क्वेश्चन में वो 4 टर्म वाली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे इस तरीके से कुछ और आपसे कहे कि सॉल्व करो, तब आप ये मत करने लगना कि आप SMT करने लगो उसमें, क्योंकि वो पहले से ही 4 टर्म है, आप उसमें से कॉमन लो और फैक्टराइजेशन कर दो। सिंपली आपको अब SMT करने की ज़रूरत नहीं है। SMT करने की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आपके पास 3 टर्म है उसको 4 टर्म बनाना है ताकि आप कॉमन ले सको, तब आप SMT कर रहे हो। अगर 4 टर्म दे दे तो ये वाला स्टेप आप स्किप कर देना। उसके बाद क्या करोगे, कॉमन लोगे, ठीक है। इन दोनों में से, ये माइनस का नहीं है आई थिंक, ठीक है, इन दोनों में से अगर कॉमन लोगे तो क्या लोगे, x कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मीनिंग डिवाइड करना। तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा -5। अब ये ब्रैकेट होगा, यहाँ पे से क्या कॉमन लोगे, कुछ भी कॉमन लो, ये सेम आना चाहिए यहाँ पे। क्यों आना चाहिए, ताकि हम फिर कॉमन ले सकें इन दोनों में से। तो सेम का मीनिंग x - 5 ही बनना चाहिए। क्या बन सकता है, हाँ बनेगा, शर्त है क्योंकि हमने ये चीज़ जो की है, स्प्लिट द मिडिल टर्म को किया है इस तरीके से कि इनका कोएफिशिएंट 10 हो, वो इंश्योर कर रहा है कि ये दोनों चीज़ें होंगी ही होंगी सेम, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो, इसको x बनाना है तो क्या करोगे, x से डिवाइड करोगे। अगर x से डिवाइड करोगे तो फिर 2 बनेगा, यानी x से डिवाइड नहीं करेंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। यानी हमने 2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, कौन सा, प्लस का। जब प्लस के 2 से प्लस के 2x डिवाइड करोगे तो ये चीज़ आएगी। जब -10 से प्लस का 2 डिवाइड करोगे तो -5 आएगा। अब ये अपने आप में एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो, हाँ ये दोनों चीज़ें कॉमन है। तो x - 5 आपने कॉमन ले लिया। वैसे आपने सुना होगा x + 2 हो गई एक इक्वेशन, x - 5 हो गई, ठीक है। हाँ दोनों इक्वेशन हो गई, लेकिन किस तरीके से आई तो वो एक स्टेप देख लो। x - 5 दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा,
x मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई का निशान, ठीक है। और यहाँ पे से x माइनस 5 गायब कर दोगे तो प्लस का 2 बचेगा। यानी एक इक्वेशन है x माइनस 5 और एक इक्वेशन है x प्लस 2। सिंपली क्या हुआ, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म थी, इसलिए हमने SMT यूज किया, 4 टर्म बनाई, कॉमन लिया, कॉमन लेके 2 हमने लीनियर इक्वेशनों में कन्वर्ट कर दिया। ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो ये इसके फैक्टर हो गए, इसी को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब सिंपली इसका आंसर निकाल लो और इसका आंसर निकाल लो। इसका आंसर कैसे निकालोगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करके, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करके, तो x इज इक्वल टू प्लस का 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। इस वाली लीनियर इक्वेशन का आंसर कितना है, प्लस का 5। इस वाली लीनियर इक्वेशन का आंसर कितना है, माइनस का 2। तो ये दोनों आंसर एक्चुअल में किसके होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे। कंफर्म करने के लिए एक बार क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। प्लस का 5 देखो क्या इसका आंसर है या नहीं। अगर प्लस का 5 रखोगे x की जगह पे तो क्या 10 के बराबर होगा या नहीं। 5 5 जा 25 माइनस के 5 3 जा 15 इज इक्वल्स टू 10। ये सॉल्व करोगे तो 10 इज इक्वल्स टू 10, यानी माइनस प्लस का 5 ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या माइनस का 2, तो माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू क्या 10 के बराबर है। ये माइनस का 2 है, ठीक है। 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि स्क्वायर है ना ये, तो ये 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 10। क्या ये 10 के बराबर है, हाँ। तो इसका मतलब ये हो गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो हम इनको क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशनों में कन्वर्ट करेंगे। अगर 4 टर्म होती तो हम यहीं पे कॉमन ले लेते, 4 टर्म नहीं है तो हमने SMT लगाई। SMT लगाने के बाद 4 टर्म बनाई, कॉमन ली। ये दोनों जो चीज़ें हैं किस तरीके से वर्क कर रही हैं कि ये दोनों क्यों ही आ गई, हमेशा आएंगी, क्योंकि अगर यहाँ पे x माइनस 5 है, यहाँ पे x प्लस 6 आ जाता, तो हम इन दोनों में से कॉमन नहीं ले पाते, तो लीनियर इक्वेशन कहाँ बनती है। इसको सॉल्व कर दे, फिर से ये x स्क्वायर माइनस के 5x हो जाती, फिर से ये चीज़ बन जाती, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। इसलिए ये दोनों चीज़ें कॉमन आए। ये कहाँ से इंश्योर हो रहा है, जो हमने ये तरीका लिया था, 10 को फैक्टराइजेशन किया था और फिर इन दोनों को इस तरीके से तोड़ा था कि 10 बन जाए, वो इंश्योर कर रहा है ये दोनों चीज़ें सेम आएंगी। इसका प्रूफ अभी हम देख लेंगे, ठीक है। तो हमने 2 लीनियर इक्वेशनें बनाई, 2 लीनियर इक्वेशनों को सॉल्व किया, जो आंसर आए वो इसके आंसर आ गए। तो इस पूरे लेक्चर का समरी क्या है, इस पूरे लेक्चर की समरी ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसको एज अ मैथमेटिशियन हम देख रहे हैं कि हमें कोई तरीका पता नहीं है, हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 लीनियर इक्वेशनों में तोड़ेंगे। 2 लीनियर इक्वेशनों में क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर आते हैं और लीनियर का एक आता है। तो अगर एक लीनियर इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर भी दें तो एक ही तो आंसर आएगा, हमें 2 आंसर चाहिए। तो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 लीनियर इक्वेशनों में तोड़ा, उन 2 लीनियर इक्वेशनों को इंडिविजुअली सॉल्व किया, जो उनके आंसर आए वो एक्चुअल में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर हैं। अब दूसरी बात यह है, ये किस तरीके से वर्क करता है, SMT क्यों वर्क कर रहा है, इसका प्रूफ अभी हम देखते हैं। ओके, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 4 टर्म चाहिए थी ताकि हम कॉमन ले सके। तो हमने क्या किया, 3 टर्म है तो SMT एक टेक्निक लगाई, स्प्लिट द मिडिल टर्म, और 4 टर्म्स बना दी। 4 टर्म बनाने के बाद हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमने 2 लीनियर इक्वेशनों में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर ये ब्रैकेट के अंदर चीज़ें सेम नहीं होती तब SMT वर्क ही नहीं करती। मान लो यहाँ x माइनस 5 है, यहाँ पे कुछ अलग होता, तब ये हम कॉमन ले ही नहीं पाते, तो ये और ये होती हैं, और जब इसको सॉल्व करते तो फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। तो इसलिए हमने ये चीज़ कैसे कंफर्म की कि x माइनस 5 या फिर ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ आए। ये इसलिए हुआ, तब हमने जो प्रोसेस लगाई थी इससे मल्टीप्लाई की थी और फिर इस तरीके से इस नंबर को तोड़ा था कि मल्टीप्लाई करके दोबारा से यही बनाए, उसमें हमने इंश्योर कर दिया था कि ये चीज़ हो ही हो। ठीक है, कैसे प्रूफ देखे उसका, तो प्रूफ देखने के लिए हमने क्या किया, 2 लीनियर इक्वेशनें तो बनाई हैं, इन 2 लीनियर इक्वेशनों की जर्नल फॉर्म लिखो। जर्नल फॉर्म क्या हो सकती है, मैंने ax प्लस बी माली, पहली मैंने कैपिटल लेटर में क्यों लिया, ताकि कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल से अलग दिखे, और सिंपली ये बिल्कुल अलग इक्वेशन हो सकती है। तो इसको मान लो कोई cx प्लस डी करके आ गई, मान लो 2 ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी और फिर cx प्लस डी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से जब ओपन करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो acx स्क्वायर प्लस इसकी इससे करोगे तो adx प्लस इसकी इससे करोगे तो bcx प्लस इसकी इससे करोगे तो bd आएगा। इस चीज़ को ये देखो, 2 लीनियर इक्वेशन, उससे पहले क्या था, 4 टर्म वाली इक्वेशन थी, तो हमने ये 4 टर्म वाली इक्वेशन बना दी। उससे पहले क्या था, 3 टर्म वाली थी, तो 3 टर्म वाली बना लो, ax स्क्वायर प्लस ad प्लस bc और x अलग है प्लस bd। 3 टर्म मतलब x स्क्वायर वाली टर्म है, x वाली टर्म है, bd है। आप इस चीज़ में एक चीज़ कॉमन देखोगे, आपने फिर क्या किया था, इसकी मल्टीप्लाई इससे की थी, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आएगा, मैं
सॉर्ट आउट करके लिख देता हूँ, ए बी सी डी, इस तरीके से कुछ आएगा इसका इससे मल्टीप्लाई करके। अब ए डी भी इसका फैक्टर है और बी सी भी इसका फैक्टर है। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया कि ए सी बी डी यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट और एक्स के जो भी कोएफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट एक्चुअल में बराबर है। इससे क्या होगा? इससे ये इंश्योर होगा, यहाँ पे देखो, जब भी हम इन दोनों में से कुछ भी कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले सकते हो? एक्स, हाँ एक्स ले सकते हो और ए ले सकते हो। तो ए एक्स अगर कॉमन लोगे तो बचेगा सी एक्स, यहाँ से ए और एक्स कॉमन ले लोगे तो बचेगा डी। ठीक है, उससे क्या होगा? उससे ये होगा जब भी आप इन दोनों में से कुछ कॉमन लोगे, इन दोनों में से क्या ही ले सकते हो? सिर्फ बी ले सकते हो। तो जब बी कॉमन लोगे तो तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही वो इंश्योर करेगा कि सी एक्स प्लस डी बचे। देखो सी एक्स प्लस डी बचा, सी एक्स प्लस डी बचा, यानी कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके प्रोडक्ट जो हैं वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हैं। ठीक है, और ये दोनों इसके फैक्टर हैं, तो कॉमन लेंगे तो सेम चीज तो बचेंगी ही बचेंगी। ठीक है, अब ये चीज देखो कि यहां से क्या कर सकते हो, ये कॉमन ले लोगे तो एक लीनियर इक्वेशन ये आ गई और ए एक्स प्लस बी, यानी दो लीनियर इक्वेशन आएंगी और ये ब्रैकेट के अंदर सेम चीज होगी। आप चाहो तो ऑर्डर भी इधर उधर कर दो। ऑर्डर इधर करने का मतलब ये है, इस वाली में ये देखो आपने इसमें उसमें कॉमन लिया था, इसमें और इसमें कॉमन ले लो। चलो इन दोनों में अगर कॉमन लोगे तो क्या ले सकते हो? सी एक्स ले सकते हो, सिर्फ ए है नहीं इधर, बी इधर नहीं है, सी है, एक्स है, तो सी एक्स आपने कॉमन लिया। अभी इन दोनों में ले रहे हैं हम। ठीक है, सी एक्स अगर आपने कॉमन ले लिया, इसमें से सी एक्स कॉमन ले लोगे तो ए एक्स बचेगा, यानी ब्रैकेट के अंदर ए एक्स बचा। इसमें से सी एक्स कॉमन ले लोगे तो सिर्फ बी बचेगा, यानी प्लस का बी बचेगा। अब प्लस करो, अब जब इन दोनों में से कॉमन ले चुके हो तो इन दोनों में से कुछ कॉमन लोगे, क्या दिख रहा है? डी दिख रहा है हमें कॉमन। तो अगर हमने डी कॉमन ले लिया, यहां से डी कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? ए एक्स। ठीक है, यहां से डी कॉमन लोगे तो कितना बचेगा? प्लस का बी। सेम चीज आ रही है। आप ऑर्डर भी अगर इधर उधर कर दोगे तो ये चीज इंश्योर करेगा ही करेगा कि ये दोनों चीजें सेम आए। अगर आपके ये बिल्कुल समझ में नहीं आया इसका प्रूफ, तो वो छोड़ दो, सिंपली इसका मेथड याद कर लो। मेथड क्या है? इसके कोएफिशिएंट की इससे मल्टीप्लाई करनी है, इस नंबर को इस तरीके से तोड़ना है कि आपस में मल्टीप्लाई करें तो वही बने जो हमने मल्टीप्लाई करके किया है। ठीक है, और प्लस माइनस करें तो यही बन जाए। 4 टर्म बन जाएंगे, उसके बाद पुराना वाला प्रोसीजर, कॉमन ले लो, कॉमन लेके फिर तुम दो ब्रैकेट में आएंगे वो कॉमन ले लो, फिर दो लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी, उन दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो। इसका आंसर एक्चुअल में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर आएगा। तो अभी तक क्या समझ में आया? हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। एज अ मैथमेटिशियन हमें कोई मेथड अगर नहीं पता था तो हम यही कर सकते हैं कि उसको लीनियर इक्वेशनों में कन्वर्ट कर दे। एक बार लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, हम सॉल्व कर लेंगे। तो प्रॉब्लम ये थी लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे कैसे? तो हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमेशा कॉमन नहीं ले सकते। इसीलिए हमने क्या किया, जिसमें कॉमन नहीं ले सकते उसको एसएमटी से कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन एसएमटी हमेशा इंश्योर नहीं करेगी। कुछ ऐसी इक्वेशनें होती हैं जिसके इर्रेशनल नंबर वाले आंसर आते हैं, वो तो बेबीलोनियन और ग्रीक भी सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो वो नॉर्मली बहुत टफ पड़ जाती हैं। उसका एक अलग तरीका होता है सॉल्व करने का। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि कुछ इक्वेशन कॉमन लेके भी फैक्टराइज नहीं होंगी, उसमें एसएमटी लगाएंगे। एसएमटी में क्या होगा? स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म्स को। तरीका आपको पता लग गया किस तरीके से करेंगे। अगर आपके ये प्रूफ समझ में नहीं भी आया तो ये समझ लो ये इंश्योर होगा ही होगा कि ये ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर आए। सेम नंबर आएगा तो इसका मीनिंग ये हो गया कि दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन हमें मिल जाएंगी। ठीक है, ये इंश्योर कैसे हो रहा है? क्योंकि हमने जो प्रोसीजर किया है वो उसमें सब कुछ एब्स्ट्रैक्शन हो जा रहा है कि ऐसा होगा ही होगा। अगर आपके समझ में नहीं आया तो इस चीज को स्किप कर दो कि कैसे आया। सिंपली ये देख लो क्या है इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, इस नंबर को इस तरीके से तोड़ना है कि वो बन जाए और फिर एसएमटी लगा के सॉल्व कर लेनी है। और अगर 4 टर्म्स वाली इक्वेशन दे दे सॉल्व करने को कह दे तो कोई एसएमटी नहीं लगानी है, कॉमन लेकर डायरेक्ट आपको आगे बढ़ जाना है। इस लेक्चर में इतना ही है, आगे हम एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए बाय।